हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये हमारे चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर। उसका ये सेकंड पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा अच्छे से, पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होती है भाई। ठीक है, फसल कितनी तरह की होती है हमारी, खरीफ होती है, रबी क्रॉप होती है। और हमने फिर क्या देखा कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, हल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें बीज वगैरह कैसे बोएंगे हम, फनल का इस्तेमाल किया जाता है ना, फनल का इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल्स आती हैं जो ट्रैक्टर में पीछे लग जाती हैं, सीड जो है हमारे अंदर झुक 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 हर पॉइंट पे लग जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीड डाल दिया, फिर उसके बाद हम मैन्योर फर्टिलाइजर्स उसमें डालते हैं, है ना, केमिकल्स जो कि न्यूट्रिएंट्स से पूरे भरे हुए होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है, अब ये सब चीज़ तो हमने कर ली, अब हमें उसे पानी भी तो देना है। भाई कोई भी चीज़ जो है, जो लिविंग है, उसको वाटर की तो जरूरत पड़ती है, तो प्लांट को भी वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वाटर देते हैं। चलो, तो वाटर देने के प्रोसीजर को ही क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इरिगेशन। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, हमें पता है भाई, जड़ जो होती हैं, पौधे की जो जड़ होती हैं, उसी से ही पानी वो खींचता है। अब वो पानी तो खींच रहा है, लेकिन पानी के साथ साथ क्या क्या खींच रहा है, न्यूट्रिएंट्स को भी खींच रहा है। जो हमने मैन्योर फर्टिलाइजर से उसमें मिलाए थे ना न्यूट्रिएंट्स, उनको भी वो पानी के थ्रू खींच लेता है, जो कि प्लांट को अच्छी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट में 90% वाटर होता है। ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट है उसमें 90% जो होगा वो वाटर होगा। वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। अब वाटर क्यों, हम एक चीज़ हो रहा है कि वाटर देने की क्या ज़रूरत है, कि वो उसको बहुत, जब ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ओस भी पड़ती है, जिसको वैसे पाला बोल देते हैं, कि पाला पड़ रहा है देसी लैंग्वेज में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो फसल है वो ख़राब होने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं, उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, पानी अच्छे मात्रा में पौधे के पास है, मतलब अच्छी मात्रा में उसके पास वाटर है, तो वो ख़राब नहीं होता पौधा। ऐसे ही हॉट एयर करेंट्स, हॉट एयर करेंट्स मतलब जैसे लू, जैसे गर्मियों में लू चलती है ना, बहुत गरम गरम हवा, तो इससे क्या होता है, पानी जो है पूरा का पूरा पौधे में जो पानी है, उस गरम हवा की वजह से वो पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, सोख लेगा, एवोप्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा वाटर उसको देना पड़ता है, और उससे क्या है, वाटर देने से उस प्लांट की जो है, जो मॉइस्चर है प्लांट का, वो मेंटेन रहता है, जिससे वो जिंदा रहता है। द सप्लाई ऑफ वाटर, अब आप देखिए, सप्लाई ऑफ वाटर मतलब वाटर की सप्लाई करना, वाटर देना क्रॉप्स को, अपनी फसल को, रेगुलर इंटरवल्स, समय समय पर, जिससे उसका मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, सॉइल का मॉइस्चर बना रहेगा तो पौधे का भी मॉइस्चर बना रहेगा। इसी चीज को हम कहते हैं इरिगेशन। सिंपल। चलो, अब आप ये देखिए, वाई डू द क्रॉप्स नीड मोर वाटर इन समर्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई समर में ज़्यादा पानी देने की क्या जरूरत होती है। तो समर में भाई धूप ज़्यादा होती है, जब धूप ज़्यादा होगी एवोपरेशन ज़्यादा होगा, जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ज़्यादा पानी छोड़ेंगी, एवोपरेट करेंगी, पानी को छोड़ेंगी, भाप बनेगा पानी। और जो जमीन में हमने जो पानी लगाया है अपनी फसल के लिए, वो भी भाप बनेगा, तो पानी की कमी तो हो जाएगी, तो हमें इसलिए ज़्यादा पानी देना पड़ता है। और इसीलिए समर्स में हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स, मिट्टी में से और पत्तियों में से। अब सोर्सेस क्या है भाई, चलो ये तो पता चल गया। अब ये बताइए, आप पानी दोगे कैसे, फसल को पानी किस किस चीज़ों से दोगे। तो हम देते हैं भैया, वेल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुएं वगैरह जो होते हैं, ट्यूबवेल्स आते हैं। ट्यूबवेल्स मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हैं, जो बिजली से चल रहे हैं। पॉन्ड्स वगैरह हो गए, लेक्स हो गए, है ना, रिवर्स हो गई, कई जगह छोटी छोटी रिवर्स, कैनाल होती हैं, छोटी छोटी कैनाल, उनसे भी हम पानी निकाल के अपने खेतों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, नालियाँ वगैरह बना के सीधा खेतों तक चली जाती हैं। डैम्स हो गए, डैम्स बांध जो होते हैं, या आपकी कैनाल्स हो ही गई हैं। तो इस तरह से हम अपनी फसल को जो है पानी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स देख लो इरिगेशन के भाई, कि हमारे देश में जो पहले से क्या चलते हुए मेथड्स आ रहे हैं, और किसान किस किस मेथड से पानी देता है अपनी फसल को। तो ट्रेडिशनल मेथड्स इन्वॉल्व वाटर लिफ्टिंग बाय कैटल और ह्यूमन लेबर। पहली बात आप ये देख लीजिए, इन मेथड्स में किसी भी इलेक्ट्रिक चीज का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या चीजें इस्तेमाल हो रही है, मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी कि या तो हम अपनी कैटल का इस्तेमाल करते हैं, ये देखो यहाँ पे बैल बेचारा ये हमारा मेहनत कर रहा है, या फिर हम खुद ह्यूमन, खुद आदमी उसमें हेल्प करता है पानी को फसल तक पहुंचाने में। तो आप ये जो मेथड है ये ज़्यादा चीपर है, चीपर मतलब सस्ता है। अब हमारा ना तो बिल आएगा ना कुछ आएगा, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है ना।
और साथ के साथ ही लेस एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें काम धीरे-धीरे होता है, धीरे-धीरे पानी जाता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है? द वेरियस ट्रेडिशनल वेज़ आर, कौन-कौन से हैं? 4 तरीके जो मेनली हमारे देश में फ़ॉलो होते हैं, जो किसान पहले से ही फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं पानी देने के लिए अपनी फसल को, वो है, पहला हो गया उसमें मोट। मोट में क्या है? एक पुली सिस्टम होता है। एक पुली हमने रस्सी से बाल्टी, अपनी जो बकेट है, जो पानी जिस या फिर कोई भी ऐसा कंटेनर सामान जिसमें पानी आने वाला है ऊपर, उसको हम कुएँ में डालते हैं, फिर पुली लगा रखी है हमने, उससे ऐसे-ऐसे खींचते हैं तो बकेट हमारी ऊपर आ जाती है, फिर बकेट को उठाते हैं, हम पानी डाल देते हैं नाली में। तो उससे क्या होता है, वो ड्रेन जो है हमारी, वो सीधा खेतों तक जा रही होती है ना? तो उसमें डालते जाते हैं, फिर हम डालते हैं, फिर नीचे बकेट को छोड़ते हैं, फिर अगेन वही चीज़, तो बहुत मेहनत मेहनत लगती है इस चीज़ में। इसी को कहते हैं पुली सिस्टम भी, क्योंकि इसमें देखो आप, ये पुली है हमारी, ये आप देखिए, ये पुली है, ये रस्सी है इधर, इससे ये पुली को हम इस रस्सी से इस तरफ खींचते हैं, ये फोर्स इस तरफ हम लगाते हैं इस पे, ठीक है? इस तरफ को हम इसको खींच रहे हैं, तो ये हमारी बकेट ऊपर आ जाती है, किसान इसको इसमें पानी जो है उठा के डाल देता है। अब चेन पंप देखिए, चेन पंप में क्या होता है, ये हमारा सिस्टम हो गया मोट वाला, ये सिस्टम हो गया हमारा मोट वाला पुली सिस्टम। अब चेन सिस्टम में क्या होगा, चेन पंप में, ये है हमारी चेन पंप, ये है चेन पंप, ठीक है? इसमें बहुत सारी बकेट्स जो हैं ऐसे बंधी होती हैं इसमें, 1, 2, 3, बहुत सारी बंधी होती हैं इसमें बकेट्स। और दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है, वहाँ पे एक पानी का एक सोर्स होता है। उसमें क्या है, ये चेन ऐसे चलती रहती है आपकी, ये देखिए, ये चेन है, चल रही, इसमें बकेट्स बंधी हुई हैं। ये बकेट्स जो हैं इसमें पानी भरती रहती है। यहाँ पे सपोज़ करो नदी बह रही है, या फिर कुछ भी पानी का सोर्स है, पॉन्ड है हमारा, कोई तालाब वगैरह है, तो यहाँ पानी है, तो बकेट्स इसको ऐसे उठाएँगी और सीधा इसको चेन पे चढ़ा के इधर तक पहुँचा देती हैं, ठीक है? इसमें 2 चेन होती हैं इस तरह से। तो ये बकेट्स आ रही हैं, यहाँ बकेट पानी भरा, ये बकेट चलती-चलती यहाँ आ गई, फिर यहाँ से हमने पानी इसमें डाल दिया और इस रास्ते के थ्रू वो खेत में चला गया, ठीक है? तो ये सिस्टम जो है, ये है हमारा चेन पंप सिस्टम, है ना? चेन पंप बोलते हैं इसको, क्योंकि चेन है, इसमें बहुत सारी बकेट्स बंधी हुई हैं। फिर हम यूज़ करते थे धकेली। धकेली मेथड मतलब किसी चीज़ को धकेलना। ये देखो आप, इसमें एक पत्थर बंधा हुआ है, यहाँ पे एक पेड़ लिया हमने, ये एक बीम टाइप की हमने यहाँ पे लगाई, इसे ये जो है लकड़ी का एक बीम टाइप का है, ये लकड़ी का एक एक फट्टा, एक लकड़ी का, जिसको लॉग लॉग बोल देते हैं, एलओजी, लॉग ऑफ वुड। इसमें हम बाल्टी को लटकाते हैं, नीचे जाती है, ठीक है? धकेली मतलब धकेलते हैं, है ना? बाल्टी को हम धकेल रहे हैं कुएं में, तो कुएं में धकेलते हैं, फिर इस पत्थर की मदद से उसको ऊपर उठाते हैं, फिर उसको पानी को डालते हैं, फिर अगेन यही काम करते हैं। तो ये धकेली यूज हम करते थे पहले बहुत जगह पे। ये है, रहट का इस्तेमाल किया जाता था। रहट, रहट जो है इसमें, ये देखिए आप, ये रहट है, RAHAT। रहट में क्या है, लीवर का इस्तेमाल होता है, लीवर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। वो कैसे, ये जो बैल है हमारी, ये जो बैल है, ये ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है? ये गोल गोल ऐसे घूमता रहता है, इसके गोल 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 गोल, ठीक। ये गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से जब ये चीज ये चलती है, ये चलता है, इसको कहते हैं, ये लीवर सिस्टम लगा हुआ है। अब ये कनेक्ट होता है एक लीवर से सीधा, इसके ये इधर जाता है वो लीवर। जब ये घूमेगा तो ये भी रोटेट करता है ऐसे, ये भी ऐसे गोल गोल घूमता है, टिंग 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 टिंग, है ना? ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है? और ये जो लीवर है, ये एक और लीवर से कनेक्ट होता है वहां पे। ये देखो, ये रहा ना लीवर, वो वर्टिकल लीवर से ऐसे कनेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो बकेट्स में बंधी हुई है हमारी, ये जो व्हील है यहाँ पे, एक एक पहिया टाइप का एक व्हील है, इसमें बकेट्स बंधी हुई हैं, WHEEL, ठीक है? इसमें ये जो बकेट्स हैं, इस पानी के सोर्स, जो पानी है यहाँ पे, तालाब हो या कुछ भी हो, उसमें से बकेट्स ऐसे गोल 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 पानी को उठाती जाती हैं और उसको फेंकती जाती हैं, उठाती जाती हैं, फेंकती जाती हैं, ये उठाया या फेंका, ये उठाया या फेंका, तो पानी को फेंकती जाती हैं। तो इस तरह से भी हम इरिगेशन करते थे पहले, इसको बोलते हैं लीवर सिस्टम। अच्छे से समझ में आया आपको? चलो, अब मॉडर्न तरीके देखते हैं इरिगेशन के। भाई आजकल तो भैया इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, पंप्स वगैरह, इलेक्ट्रिक मोटर, ये देखिए, ये लगी मोटर हमारी, ये लग रही मोटर, ठीक है? इनके द्वारा जो है, आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, वाटर को इससे ही निकाला जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, है ना, धूप वगैरह, सोलर पैनल आपने देखे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपनी मोटर को चलाते हैं। मोटर क्या, पानी को उठाती है जमीन से, ग्राउंड वाटर को नीचे से लाती है, ऊपर निकालती है, फेंक देती है। तो उसमें इसमें क्या है कि बहुत आराम से हमारा काम हो जाता है, ठीक है? वो बिजली अपना काम कर रही है, मोटर अपना काम कर रहा है, वो पानी को निकाल रहा है और आराम से हमारा इरिगेशन हो रहा है। तो
ये जो प्रोसीजर है ये बहुत इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब बहुत हमारे लिए एफिशिएंट है, बहुत किफ़ायती है। बस आपको बिजली का बिल देना होगा, बाकी चीज़ें जो है आपका आराम से काम इसमें होता रहेगा अच्छे से। क्योंकि ये बहुत ही अ, अ, एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड है ना। इसमें हम अपनी अपने तरफ से कोई इसमें कोई हम ये नहीं कर रहे कि भैया पानी हमें निकालना पड़ रहा है ज़मीन से, फिर हम निकाल के फेंक रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मोटर अपना काम कर रही है, पानी को उठा रही है, ज़मीन से सीधा ऊपर ला रही है, ज़मीन से यानी कि अंडरग्राउंड में ऊपर ला रही है, फेंक रही है, ऊपर ला रही है, फेंक रही है, दबा दब, ये काम होते चले जा रहा है। तो ये एफिशिएंट है काफ़ी। अब आप ये देखिए कई जगह पे जो है पानी की बहुत कमी है, वहाँ हम इतना पानी नहीं निकाल सकते कि ज़मीन से कंटिन्यू पानी हम निकालते रहें। तो वहाँ पे हम 2 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन से हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल करना, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, छिड़काव वाला मेथड एक यूज़ करते हैं। एक है ड्रिपिंग सिस्टम, ड्रिपिंग में मतलब बूँद-बूँद, ड्रिप होती है बूँद, टप-टप टपकती है, टप-टप-टप। तो ये 2 मेथड्स जो हैं हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। स्प्रिंकलिंग मेथड में क्या है, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। ये देखिए ये देखिए ये है हमारा स्प्रिंकल वाला, स्प्रिंकलर, ठीक है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारा। इसमें क्या है, ये देखिए ये जो पाइप्स ये कनेक्ट है ना, छोटे छोटे छोटे, ये जो पाइप्स हमारे कनेक्ट है, ये मेन पाइप से कनेक्ट होते हैं। ये परपेंडिकुलर पाइप्स है ना, 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। अब आप ये देखिए इसके ऊपर होती है नोजल्स, वो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये नोजल्स जब ऐसे घूमती हैं तो पानी निकलता है टिंग 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 ऊपर की तरफ, टिंग 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 ऐसे ऊपर की तरफ पानी आया टिंग टिंग टिंग। तो इससे क्या है, एक तरह से रेनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे बारिश हो रही हो पौधों पे, है ना। तो इन इस मेथड से क्या है कि हम अच्छे से पूरे पौधों को अच्छे से पानी भी दे पाते हैं और हमारी पानी की बचत भी होती है। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होती हैं, ये यूज्ड इन लॉन्स, लॉन्स वगैरह पे, गार्डन्स वगैरह, लोग जो शहरों में आपने देखा होगा कई जगह स्प्रिंकल मेथड का इस्तेमाल होता है। जो बड़े बड़े गार्डन्स वगैरह होते हैं उसमें पानी ऐसे छिड़काव किया जाता है पानी का, ठीक है। इससे पानी बचता है हमारा और पौधों तक अच्छी मात्रा में पानी को पहुंचाया भी जाता है, वेस्ट नहीं होता इसमें वाटर। कॉफ़ी के प्लांटेशन में, कॉफ़ी वगैरह जैसे आसाम वगैरह में भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आसाम में कॉफ़ी बहुत, आसाम कह रहा हूँ मैं, कर्नाटका में कॉफ़ी ज़्यादा होती है, आसाम में चाय ज़्यादा होती है, टी, ठीक है। एक चीज़ और, ड्रिपिंग सिस्टम। ड्रिपिंग सिस्टम में क्या होता है, बूंद बूंद पौधों की जड़ों में जो है जाती हैं। ये देखिए ये है हमारा ड्रिपिंग सिस्टम। इसमें हम मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर से ही मेन पाइप में पानी आता है, मेन पाइप में पानी आ गया। मेन पाइप जो है कई जगह बट जाता है, छोटे छोटे पाइप, ये एक छोटा पाइप, एक छोटा पाइप, एक छोटा, इसमें क्या बूंद बूंद पानी वो अलाउ करता है। वो जो पाइप्स हैं छोटे छोटे, बूंद बूंद पानी उसमें डालते रहते हैं जड़ों में, सीधा वो जड़ों से कनेक्ट होते हैं। तो ड्रिपिंग सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, टप टप करके पानी डायरेक्टली जो है रूट्स पे, नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट्स के जड़ों के पास पानी टपकता रहता है, टप टप टप। उससे क्या है कि पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता और प्लांट पूरे पानी को प्राप्त भी कर पाता है, मिल जाता है पूरा पानी उसको, है ना। ये हम फ्रूट के प्लांटेशन में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम फल वगैरह बोते हैं, गार्डन्स में करते हैं, और भी पेड़ वगैरह जो हमें ग्रो करने हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक। तो अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई। चलो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब इसके पानी तो दे दिया, अब कई चीज़ ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए, घास फूस उग गई है, अब उनको कैसे हटाना है और उनको हटाने की ज़रूरत क्या है वो हम देखते हैं। देखो, जो अनवांटेड अनवांटेड ग्रास एंड प्लांट्स हैं इन अ फील्ड, एक मैदान में, मैनी अदर अनवांटेड ग्रास एंड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, अपना आप ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। मतलब उनको कोई दिया नहीं हमने, हम चाहते भी नहीं वो ग्रो करें, लेकिन वो ग्रो कर रही हैं। क्रॉप, हमारी फसल के साथ बहुत सारे ऐसी घासें हैं जो ग्रो कर जाती हैं, जो क्या है उनको हटाना फिर हमें पड़ता है, उनका हमें रिमूव करना पड़ता है। तो उनको क्या कहते हैं हम, वीड्स, वीड्स कहते हैं, घास फूस जो फालतू की, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है। और उनके हटाने के प्रोसीजर को, द रिमूवल ऑफ वीड्स, घास फूस को हटाने को क्या कहते हैं, वीडिंग, कि भाई ये क्या हो रहा है, ये वीडिंग हो रही है, ठीक है। अब वेडिंग की जरूरत क्या है भैया, उगने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, अगर हम उनको उगने देते हैं तो वो compete करती है, कंपटीशन हो जाता है फिर फसल में और उनमें, कि किस चीज़ का कंपटीशन, कि भाई पानी जो फसल को चाहिए था वो भी लेने लगती है, उसमें शेयर पड़ जाता है ना। 50 ml तेरा तो 50 ml मेरा इसमें, तो भाई शेयरिंग करनी पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी वो खींचने लगते हैं, घास फूस जो पौधों के लिए थे, हमारे फसल के लिए, अब वो घास फूस भी उस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजी से बड़े हो रहे हैं। जगह ज़्यादा घेरते हैं, है ना, जहाँ फसल हुई थी वहाँ घास हो रही है। तो इससे हमारा नुकसान है। और लाइट, लाइट का भी इफेक्ट रहता है, कि लाइट में भी शेयरिंग होती है ना, जो सनलाइट जो है हमारे पौधों के लिए होनी चाहिए थी, वो घास भी उसको प्राप्त कर रहे हैं।
और कई बार क्या होता है, घास इतनी बड़ी हो जाती है कि पौधा छोटा आ जाता है, घास बड़ी हो गई, तो भैया सनलाइट में तो कंपटीशन होएगा ही। जो घास है वो सनलाइट पूरी ले रहा है, और जो उसकी छाया में जो पौधा है, जो फसल है, वो सनलाइट नहीं ले पा रहा। तो इस चीज़ का कंपटीशन होने लगता है फसल में और घास में, इसीलिए हमें उसको हटाना पड़ता है, ड्यू टू विच ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज अफेक्टेड, जिससे जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये बहुत कई घासें ऐसी होती हैं जो बहुत जहरीली भी होती हैं, हम ऐसा भी नहीं है इनको काट के जो है अपनी गाय भैंसों को खिलाए, ठीक है, उनको चारे के रूप में हम नहीं दे सकते क्योंकि वो जहरीली होती है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर वीडिंग, सबसे अच्छा समय कौन सा है घास फूस हटाने के लिए? सबसे अच्छा समय है, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, जिससे पहले वो जर्मिनेट ना कर, मतलब फूल वगैरह ना दे दे, ठीक है, फूल वगैरह न दे दें उससे पहले ही जो है उनको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि फूल आएगा तो फूल में जो बीज आएंगे, बीज से और फैलेंगे बीज हवा के थ्रू, हवा के थ्रू बीज उसके फूल के गिरेंगे जमीन पे और घास हो जाएंगी। तो उससे पहले ही हमें ये वीड्स अपनी हटा देनी चाहिए। अब हम तरीके कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं मैनुअली, या तो हाथों से जाके उखाड़ दो, हाथों से उखाड़ देते हैं, किसकी मदद से? खुरपी की मदद से। खुरपी होती है, खुरपी आपने देखी होगी, इस तरह की होती है, इधर लकड़ी का वो रहता है बना हुआ इस तरह का, ऐसे इस तरह की होती है खुरपी कुछ, ठीक है। तो इससे पकड़ के हम जो है, ये हमारा हैंडल हो गया, ये इसमें एक मेटल की प्लेट लगी होती है, तो इससे खुरपी से हम नलाना बोलते हैं, ठीक है, देसी लैंग्वेज में नलाना भी बोल देते हैं कि ये क्या हो रहा है, नला रहा है इस टाइम। नलाने का मतलब है उसको घास फूस को हटाना उसमें से, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं कि अब फार्मर्स जो है, अब हर जगह खुरपी लेकर लगना तो बहुत मुश्किल है, अगर बहुत बड़ा बड़ा हमारा ग्राउंड है तो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिनको कहते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स से क्या होता है, वो ऐसे केमिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ घास को खराब करते हैं वो, ठीक है। उन केमिकल्स को डालोगे तो आपकी जो घास होगी वो सूख जाएगी, खराब वो पूरी डिके हो जाएगी, ठीक है, सड़ जाएगी, सूख के सड़ जाएगी और ज़मीन में मिल जाएगी, ठीक है। और ज़मीन में मिलने पे क्या होगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म जो है वो उसको खाएंगे और उसको फिर मैन्योर में चेंज कर देंगे, ठीक है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते वीडीसाइड्स। द वीडीसाइड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, पहले उसको पानी में हम मिलाते हैं, फिर उसको स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, फुस 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 फुस। ये देखिए, ये हमारा किसान जो है, ये पीछे इस बैग को लगा के, प्लास्टिक का इस कंटेनर है, इसमें ये पाइप के थ्रू ये छिड़काव कर रहा है, फुस फुस। एक चीज़ और, फार्मर्स को हमेशा अपनी नाक और मुंह को, फार्मर्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ व्हाइल स्प्रेइंग दीज केमिकल्स, वरना कई बार ऐसा होता है कि किसान बेहोश भी हो सकता है इसमें। कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं इस तरह की। अब आप देखिए कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फसल जब हमारी उग जाएगी हम उसे काटेंगे, उसी चीज़ को कहते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद हम उसको काटते हैं। तो उसमें क्या है, 3 से 4 महीने हमें लग जाते हैं अपनी फसल को उगाने में। किस तरह की फसल? ये है सीरियल क्रॉप क्रॉप, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप जो होती हैं, सीरियल क्रॉप का मतलब है आपकी ऐसी क्रॉप जिनको हम खाते हैं, जिसको हम सीधा इनटेक अपनी भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, है ना, गेहूं हो गया, चावल हो गए। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम सीधा खाते हैं। पल्सेस हो गई है ना, दाल वगैरह हो गई। तो इनमें 3-4 महीने इनको लग जाते हैं उगने में और मैच्योर होने में, फिर उसको हम काटते हैं। तो मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं काटने में? या तो हम उनको मैनुअली काटते हैं सिकल, सिकल से। सिकल क्या है, ये इसको दराती कहते हैं हिंदी में, ठीक है। दराती से हम उसको फसल को अपनी काटते हैं, ऐसे बैठ के, आपने देखा होगा, ऐसे काटते रहते हैं, साइड में रखते रहते हैं, काटते रहते हैं, साइड में रखते रहते हैं, इस तरह से। या फिर मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसको कहते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्ट करने वाली जो मशीन है ये रही, इस तरह की होती है वो। जो बड़े किसान है हार्वेस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग का मतलब है सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। चैफ क्या होता है, जो आपने देखा होगा, जब चावल होता है तो चावल की एक कवरिंग भी होती है, चावल एक कवर के अंदर होता है इस तरह से। ये देखिए, ये एक कवर होता है ऐसे, और उसके अंदर चावल होता है। तो हमें ये चावल चाहिए बस, ये अपना चावल चाहिए, कवर से, कवर हमें नहीं चाहिए। तो इसको चावल को अलग करना इस कवर से, इस कवर को कहते हैं चैफ। ये कूड़ा करकट जो है, उसका कवरिंग जो है, जो सूखा हुआ है, उस पार्ट से अलग करना, ठीक है, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। कंबाइन का इस्तेमाल करके हम करते हैं। कंबाइन क्या है? एक मशीन है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही होते हैं। कंबाइन में क्या है, हार्वेस्टर भी होता है, फसल को काटता भी है और उसको अलग भी कर देता है, उसके जो अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए, जो कवरिंग ऐसी है, ठीक है, भूस वगैरह जो होता है, जिसको भूस भी कह देते हैं, भूसा कह देते हैं, ठीक है, उससे अलग करने में भी थ्रेशर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इस ये जो मशीन है हमारी, ये कंबाइन ही है, ये काट भी रही है और उसको अलग भी कर देती है साथ के साथ।
तो चावल अलग और हमारा भूसा भूसा जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चेफ बाय विनोइंग। विनोइंग के थ्रू भी करते हैं हम। विनोइंग क्या, ऐसे एक छलनी लेते हैं, उसमें गेहूं वगैरह डाल, वो जो अपना जो फसल है जो हमने काटी है उसके ग्रेन्स वगैरह डालते हैं और उसको ऐसे छान छान के अलग अलग कर देते हैं। जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो गंदगी है, जो कवरिंग थी उसकी जो सूखी हुई, वो सब हट जाती है, वो उड़ जाती है हवा में। एक पंखा लगाते हैं साइड में, वो हवा में उड़ जाती है और जो हमें चाहिए वो हमारे उसमें रह जाता है छलनी में, ठीक है। तो विनोइंग भी हम करते हैं। कई बार विनोइंग मशीन से भी की जाती है। ये देखिए यहाँ पे मशीन, इस मशीन में ऊपर से डाल दीजिए और ये ऐसे हिलती रहती है, इसकी प्लेट ऊपर से जी 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 जी। तो ऊपर से ऐसे हिलते हिलते ये क्या है, जो ग्रेन्स जो होते हैं जो हमें चाहिए ग्रेन्स, वो ऊपर रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं और नीचे जो धूल वगैरह जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, ठीक है। चैफ जिसको हम बोलते हैं, भूसा वगैरह, तो वो नीचे चला जाता है और वो पंखा उसमें लगा होता है, पंखे से फुस बाहर, पंखा उसे बाहर उड़ाता रहता है। और जो ग्रेन्स है वो साइड में, पंखा एक जगह से आउटलेट होता है, बाहर की तरफ रास्ता होता है, ग्रेन्स साइड में फेंकता रहता है और भूसा साइड में फेंकता रहता है। तो हम इस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं विनोइंग मशीन का। अब कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल हम मनाते हैं। जब हमारी फसल पक जाती है तो किसान बहुत खुश होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसकी मेहनत जो है दिखती है कि हाँ ये थी मेरी पूरी साल भर की मेहनत। तो उसको रेस्ट का, उसका वो रेस्ट का मौसम होता है और उस टाइम वो उस चीज़ को बहुत उत्साह के साथ त्योहार के रूप में मनाते हैं हमारे देश में। जैसे पोंगल हम मनाते हैं, है ना, पोंगल मनाया जाता है साउथ में, बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, होली मनाई जाती है ना, दिवाली हो गया, नबान्या हो गया, एक त्योहार है नबान्या, एक बिहू हो गया हमारा आसाम में जो मनाया जाता है। तो ये सारे त्योहार हम मनाते हैं। कौन, जो किसान है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। अब क्या होता है काटने के बाद, देखिए ये दरांती से जब हम काटते हैं तो नीचे की जो जड़ों के पास के जो पार्ट थे, जैसे ये हमारा पूरा पौधा है इस तरह से, जब हम इसको काटते हैं तो यहाँ से काट देते हैं किट, ऐसे पूरे पौधे को यहाँ से काटते हैं किट। तो ये जो छोटा सा पार्टिकल, ये जो छोटे से जो पार्ट है, पार्टिकल कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे पार्ट जो है खेतों में रह जाते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो किसान क्या करते हैं, कई बार इनमें आग लगा देते हैं जिससे ये पूरा जल जाते हैं। और इससे मतलब इनको जो है रिमूव करने का एक तरीका है कि इनको जो है एक काम करो, आग लगा दो इनमें। जो फालतू का जो सामान है जो हमें नहीं चाहिए, अड़ंगा ऐसा बच गया है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसमें आग लगा देते हैं। जिससे क्या है, वाटर सॉरी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आग लगेगी तो सीधी सी बात है वो जलेगा तो कार्बन बहुत निकलता है उसमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है अगर ढंग से नहीं जल पाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसका एक रिस्क जो है वो एक और ये है कि इससे क्या है कि दूसरों के खेतों में भी आग लगने के चांस है। अगर आप अपने खेत में इस तरह से आग लगाओगे तो क्या पता वो आग दूसरे के खेत में फैल जाए। तो हमें ये प्रैक्टिस जो है नहीं करनी चाहिए। सरकार ने भी बहुत सारे अभियान चलाए हैं कि फार्मर से रिक्वेस्ट की है कि आप ये चीज़ ना कीजिए, ठीक है। वाई देयर इज नीड टू स्टोर द ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद हमें स्टोर करना है। अब हमने काट ली फसल, अब हमें स्टोर करना है। तो हमें क्यों स्टोर करना है भाई ग्रेन्स? भाई इसलिए स्टोर करना है ताकि हम उसको लंबे समय तक अपना इस्तेमाल कर सकें, है ना, और उनको सेफ रख सकें मॉइस्चर से, मतलब पानी, उसकी नमी से। क्योंकि अगर पानी वगैरह के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा अनाज जो है वो सड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रोट हो जाएगा, ठीक है। और इंसेक्ट्स, चूहे वगैरह हो गए, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया ना लगे उनमें, फंगाई ना लगे, तो उनसे बचाने के लिए हम उसको अच्छे से प्रिजर्व करके, अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, टू कीप देम फिट फॉर यूज, ताकि उसको हम बाद में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। और उनको जो है सीड्स के फॉर्म में अगेन अपनी दूसरी फसल बोने के लिए अगले मौसम की हम उनको इस्तेमाल कर पाएं जर्मिनेशन के लिए। लेकिन अब एक चीज हो रहा है, वाई ड्राइंग ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स इज इंपॉर्टेंट। हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स है उसको सुखाना क्यों जरूरी है? भाई सुखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रेड्स, इंसेक्ट्स, ये सब उसको सड़ाने लगेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा स्टोर, अगर हम उसको बिना सुखाए करेंगे विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं आसपास के, वो उसको खाने लगेंगे और वो हमारा अनाज जो है हमारा सड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें उसे अच्छे से सुखा के ही स्टोर करना चाहिए, जिससे ना तो हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही हम उसको सीड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। दे आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। अब उसको क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा कि कई जगह गेहूं वगैरह फैला देते हैं धूप में, गेहूं वगैरह बिछाते हैं, गाँव की लैंग्वेज में पल बोल देते हैं, ठीक है। तो उन पे हम गेहूं बिछाते हैं और ताकि वो सूखे, उनका जो मॉइस्चर है वो पूरा उड़ जाए, एवोपरेट हो जाए, और फिर हम उसको अच्छे से स्टोर करें। हाउ फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स। ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं फार्मर्स? तो वो जूट का बैग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये जूट के बैग, जूट के बैग में क्या होता है, छोटे 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 एक पोर्स टाइप के होते हैं, मतलब वो जो है उसमें
हवा का ट्रांसफर हो जाता है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। उससे क्या है कि हमारे जो ग्रेन्स है वो सांस ले पाता है। सांस लेने का मतलब है उसमें अगर कोई मॉइस्चर रह गया है तो वो एवोपरेट हो जाता है आराम से, वरना वो सड़ जाएगा। या फिर हम मेटेलिक बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटेलिक बीन्स एकदम एयर टाइट होती हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर मेटेलिक बीन्स में हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्रेन है वो हमेशा सूखा ही रहे। जितना हम उसको सुखा के डालेंगे, एयर मतलब कम से कम उसमें वाटर का कंटेंट रहेगा, उतना ही हमारे लिए बेटर है। तभी हम मेटेलिक बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है कि बाहर की हवा को ना अंदर आने देते हैं और ना ही अंदर से कुछ भी चीज़ बाहर जा पाती है, तो वो हमारे अंदर सेफ रहता है। ठीक है, तो मेटेलिक बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज, बिग गोदाम्स गोडाउन्स एंड ग्रेनरीज। ठीक है, जो अगर हमें बहुत ही ज़्यादा हम पे अनाज है, अब हमें स्टोर करना, घर में तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं हमारे, आपने देखे होंगे आसपास, मंडी के आसपास भी होते हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, बिग गोदाम्स गोडाउन्स होते हैं। ठीक है, गोदाम हिंदी में कह देते हैं, गोडाउन्स कह देते हैं इंग्लिश में। तो गोडाउन्स होते हैं बड़े बड़े, और ग्रेनरीज होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक क्या है, एक सिलोस है। सिलोस मतलब कोल्ड स्टोरेज टाइप का है ना। इसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपने अनाज को एकदम सेफ रखते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से, मदद से, केमिकल ट्रीटमेंट्स होता है इसमें, केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या है, हमारे पेस्ट वगैरह, रेट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह अनाज में नहीं लगते और अनाज हमारा एकदम सेफ रहता है, बेहतरीन। ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज। सूखी जो नीम की पत्तियां हैं वो भी हम डालते हैं। गाँव में आपने देखा होगा, आपकी जो दादी हैं, ठीक है, जो चाचा चाची हैं, अगर वो किसान हैं तो वो कई बार जो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, मेटल का होता है वो। ठीक है, उसमें क्या है कि अनाज डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ लीव्स वगैरह डाल देते हैं नीम की लीव्स से क्या होता है कि जो उसमें पेस्ट वगैरह, पेस्ट यानी कि कीड़े वगैरह जो अगर लगने के चांस होते हैं, चूहे वगैरह, वो उसमें नहीं आते उसकी स्मेल की वजह से। ठीक है, अब ये आखिरी स्लाइड आपकी, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें एनिमल से भी तो फूड मिलता है। ये तो प्लांट्स की बात हो गई, हमारा पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अब एक छोटा सा एक टॉपिक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं भैया? एनिमल हमें दूध देते हैं, मीट देते हैं, है ना। मीट वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स को। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जो समुद्री तट के आसपास जो लोग रह रहे हैं, वो क्या है, फिश वगैरह ज़्यादा खाते हैं, है ना। मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं वहाँ से और खाते हैं, उनको मीट के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, वहाँ पे मछलियाँ बहुत खाई जाती हैं, है ना। और साउथ में जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, केरला हो गया, इस जगह, ये सारी जगह जो है ऐसी, आंध्र प्रदेश वगैरह, इन जगह फिश जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट मील है उनकी। ठीक है, वो फिश को एज अ मीट इस्तेमाल करते हैं, एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। फिश जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फिश में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इससे कोड लीवर ऑयल, आपने कोड लीवर ऑयल सुना होगा। ठीक है, ये प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी होती है। कोड लीवर ऑयल हमें इससे मिलता है, इसे इसके इनटेक से हमारी ब्रीथिंग वगैरह भी अच्छी होती है। ठीक है, जिसमें जो है विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है कॉड लिवर ऑयल में, जो हमें फिश से ही मिलता है। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है, जैसे हम फसल को उगाते हैं ना, छोटे 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 पौधे लगाए, बहुत सारे पौधे एक फील्ड में लगा दिए, तो हमारी हो गई फसल। ऐसे ही जब हम बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, ठीक है, उनको पालते हैं एक जगह, एक शेल्टर में रखते हैं उनको, उनको खाना देते हैं ताकि वो हमें दूध दे सकें, ठीक है, या फिर हम उनको मीट के रूप में इस्तेमाल कर पाएँ। तो उसी उनको पालने को, एनिमल्स को अच्छे से शेल्टर देकर, उसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, व्हेन एनिमल्स रियर्ड एट होम, मतलब रियर्ड का मतलब है पालना, है ना। और इन फार्म्स इन ऑन अ लार्ज स्केल पे जब हम उन्हें पालते हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, अच्छे से उनकी केयर भी करते हैं, अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर वगैरह को भी दिखाते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ये आपका चैप्टर पूरा, एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। हर एक चीज़ इसमें, आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो एनसीईआरटी में ना हो और मैंने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, हो सके उसको शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं, जो 8th क्लास के बच्चे हैं हमारे, एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देखें और उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी ये पूरी, दोनों पार्ट्स को मिला के। आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।